हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है क्वांटम स्टार क्लासेस। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको नाइन्थ की क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आप नाइन्थ पढ़ के आए हैं, 10th में गए हैं, तो आपको नाइन्थ की कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। तो वो सब अगर आपको क्लियर है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। में केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन मतलब द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स एंड फॉर्मूला। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिम्बल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इट इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और या इसी की दूसरी डेफिनेशन क्या है कि केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब इस डेफिनेशन को हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो हमारा एग्जांपल देखिए क्या है। हमारा एग्जांपल है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये जो आपका जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या है? ये फार्मूला नहीं है, ये उसका राइटिंग है जो उस फार्मूले को इस मेथड में लिखा जाता है। तो अब ये रिएक्शन बना कैसे? ठीक है, जैसे हमें पता है कि ये दोनों रिएक्ट करके हमारा ये बना है जिंक सल्फेट। तो कैसे बना है? अब जैसे यहाँ पे आपको नाइन्थ की कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जैसे वैलेंसी क्या होती है, किस एलिमेंट पर कितना चार्ज होता है, कितना प्लस होता है, कितना निगेटिव होता है। चलिए समझा देते हैं कि यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है, मतलब पहला जो क्वेश्चन है, ये आपका जिंक है। जिंक का मतलब क्या है? जिंक का मतलब है जेड एन। जेड एन पे होता है आपका 2+। ठीक है, प्लस आपका H2SO4 है, मतलब H2SO4 का मतलब ये हो गया आपका, इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा आपका 2H+ में, और ये ब्रेक होगा ये SO4 2- में। अब हमें क्या पता है कि प्लस वाला हमेशा किसके साथ जाता है? माइनस के साथ। तो ये बना आपका ZnSO4 प्लस, और ये आ गया आपका एज इट इज़ 2, सॉरी, ये आपका आ गया H2 गैस। ठीक है, अब ये क्योंकि गैस है तो हम ऊपर बाहर निकल जाएगी, तो इसको हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, याद रखिए, अगर ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये गैस है, अगर सॉलिड का लिखना होगा तो हम एरो को डाउनवर्ड कर देंगे, और किनारे एस लिख देंगे। ये दिखाएगा कि ये कंटेनर में नीचे सॉलिड है, मतलब दब गया है। ठीक है, ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा समझते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम पे कितना प्लस होता है? चलिए बताइए। मैग्नीशियम पे होता है +2। ऑक्सीजन पे कितना माइनस होता है? 2-। तो दोनों कंबाइन हो गया तो क्या बन गया आपका? Mg और O। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, क्योंकि आगे मेटल लगा है तो आगे क्या लगा ये, तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें आप नेक्स्ट है आपका कि यहाँ देखिए मैग्नीशियम और ऑक्साइड ये रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करने के बाद आपका ये बन रहा है, तो इसमें जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये काम कर रहे हैं एज अ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब जो रिएक्ट कर रहे हैं उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। एनजीओ क्या बन रहा है? रिएक्ट करने का प्रोडक्ट। तो ये एज इट इज काम करेगा। आपका किसका काम कर रहा है? प्रोडक्ट के बारे में। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। तो चलिए देख लेते हैं कि रिएक्टेंट का मतलब क्या है। द सब्सटेंस विच कंबाइन और react are known as reactant. The reactant are always written on the left hand side. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हमेशा किधर लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपका द न्यू सब्सटेंस। अच्छा, सब्सटेंस कैसा बनेगा? कोई नया सब्सटेंस बनेगा। प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट। और इसमें क्या लिखेंगे आप? एक आगे लगा देंगे कि ये हमेशा किधर बनेगा?
राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो आप इसको बढ़ा लीजिएगा आगे, ये किधर बनेगा हमेशा, राइट हैंड साइड पे बनेगा आपका, ठीक है। तो वहाँ पे एग्जांपल लिखने हैं, फिर से आ गया है, देखिए HCl प्लस NaOH ये रिएक्टेंट हो गया, LHS NaCl प्लस H2 हो गया ये प्रोडक्ट। कैसे बनेगा वो दिखा देते हैं। HCl तोड़ेंगे तो H पे Cl प्लस Cl पे सॉरी माइनस, प्लस Na पे 1 प्लस, OH पे 1 माइनस। अब रूल क्या कहता है कि प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ। तो H और OH क्या मिला लेते हैं, ये H2 बना लेगा, और Na और Cl ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे आपके NaCl। और इसी NaCl को क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। आप टाटा सॉल्ट या जो भी सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नाम उसका क्या है, सोडियम क्लोराइड। लिख लीजिए कि इस यहाँ पे NaCl का नाम क्या है, NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड। इसको आप नोट भी बना लीजिए जैसे जैसे वीडियो में दिख रहा है। नेक्स्ट आता है आपका इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। किसी भी इक्वेशन को हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को लिखने के बाद उसको हम बैलेंस भी करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब कैसे बैलेंस करना है, क्या बैलेंस करना है, तो इसमें जो बैलेंस करना है आपको एटम्स बैलेंस करना है, ठीक है। क्या बैलेंस करना है आपको बैलेंस करना है एटम। एटम मतलब किधर बैलेंस करना है, जैसे आपने पढ़ा, एक आपने पढ़ा रिएक्टेंट और एक आपने पढ़ा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के साइड जितने एटम्स होंगे, मान लीजिए कि x एटम है, तो प्रोडक्ट के साइड भी टोटल कितने एटम होने चाहिए, x हो गए। रिएक्टेंट के साइड 3x एटम हो गए, तो प्रोडक्ट के साइड भी 3x एटम हो गए, ठीक है। मतलब तो क्या बताया आपको कि दोनों साइड एटम्स की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो डेफिनेशन देखिए, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बोथ साइड एरो का मतलब क्या, रिएक्टेंट की तरफ भी जितना और प्रोडक्ट की तरफ भी जितना। तो रिएक्टेंट की तरह बताया ना कि x होना चाहिए, ठीक है। जैसे रिएक्टेंट की तरह मान लीजिए अगर R के साइड आपका मान लीजिए 5 एटम है, तो प्रोडक्ट के साइड भी सब मिला के कितने एटम होने चाहिए, 5 ही एटम होनी चाहिए, वो आपका सही रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल की मदद से चलिए देखते हैं। Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 H2 रिएक्शन आपने ऊपर देखा कैसे बनेगा, ये मैंने बता दिया है। अब सबसे पहला एक बैलेंस करने का तरीका क्या है, आप जितने रिएक्शन में जितने एलिमेंट्स हैं ना, उनको पहले आप साइड में एक नोट कर लीजिए कहीं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में देखिए टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, एक है आपका Zn, आपका है H, आपका है S, आपका है O। ये सब के सब आपके किधर हो गए, रिएक्टेंट के टाइप हो गए, ठीक है। तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये हो गया R। अच्छा मैं कलर चेंज कर देता हूँ कि रिएक्टेंट की तरफ आपका हो गया Zn, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। और यहाँ प्रोडक्ट के साइड में देखिए भी वही रहेगा ना, Zn, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट के टाइप में Zn देखिए कितना है, रिएक्टेंट के टाइप में Zn 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है। इतनी बात क्लियर हो रही है। प्रोडक्ट के साइड देखिए Zn 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। देखिए दोनों बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। देखिए तो रिएक्टेंट के साइड भी जितने एलिमेंट जो थे, प्रोडक्ट के साइड भी उतने ही वो एलिमेंट्स हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, देखिए क्या नेक्स्ट वाले में है, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। इधर भी वही सेम होगा, कौन कौन सा, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। इधर कैल्शियम कितना है 1, ऑक्सीजन 3,
हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। इधर कैल्शियम देखिए 1, कार्बन, सॉरी इधर कैल्शियम छूट गया, यहाँ पे 1, कैल्शियम कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 3 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है। ठीक है, तो ये देखिए दोनों तरफ आपके बराबर है। अच्छा, बच्चों को डाउट ये रहा होगा कि बराबर करेंगे कैसे। ठीक है, तो वो अभी नेक्स्ट आपका है कि बैलेंस कैसे करना है इक्वेशन को। अभी आप जानिए कि बैलेंस क्या होता है। तो ये समझ गए ना कि रिएक्टेंट के साइड जितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट के साइड जितने एटम्स हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, कैसे करना है वो भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए लगा आपका क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन। आपने पढ़ा एक बैलेंस, अनबैलेंस आप समझ गए होंगे कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, बराबर नहीं हो। तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इज द डिफरेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो इज ए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका, एग्जाम्पल में देखिए क्या दिया है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2, इसमें साफ ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो ये दोनों इक्वेशन बैलेंस नहीं है, मतलब रिएक्टेंट की तरफ जितना ऑक्सीजन उतना प्रोडक्ट की तरफ ऑक्सीजन नहीं है, तो इसीलिए इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला लेक्चर जो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और कैसे इसको और आगे डिटेल करना है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मैंने जो भी पढ़ाया अच्छा लगे तो उस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।